नमस्कार, जय हिंद साथियों। सभी नीट, जेडब्ल्यू मेंस, प्रथम श्रेणी व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मैं सूरतगढ़ केडी शर्मा की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो अपना चैप्टर चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी, उसी को हम आगे करेंगे कंटिन्यू। इसमें जो नीट और जेडब्ल्यू मेंस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियो मैं अलग से बना रहा हूं इसी चैप्टर में, ताकि उनमें लेवल उठाकर जो टॉपिक बताए जा रहे हैं, पहले अपने बेसिक जो चीज़ें हैं जो सेकंड ग्रेड लेवल तक आती है, उनको मैं इन वीडियोस में कंप्लीट कर रहा हूं। और जो नीट और जेडब्ल्यू मेंस से संबंधित कंसेप्ट है उसके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो सभी के ही काम आएंगे, सभी के कॉमन टॉपिक हैं जो सभी के काम आएंगे, और इन पर न्यूमेरिकल का लेवल अलग अलग रहता है, उस हिसाब से हम वीडियोस भी अलग अलग बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सहयोग करेंगे और इन कक्षाओं का भरपूर फायदा उठाएंगे। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं कल से आगे। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके बाद में कल हमने न्यूमेरिकल किए थे कूलाम के नियम पर, और आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मैं जैसे अपने जगह पे खड़ा हूं, दूर वहां पे कोई मक्खी घूम रही है, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन वही मक्खी यदि मेरे आसपास आकर मेरे चेहरे के आसपास में मंडराने लगे, आवाज करने लगे, तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे चारों ओर जो कुछ एरिया है वो मेरा पर्सनल है, उसमें आके कोई दूसरा इंटरफेयर ना करे, ना मक्खी मच्छर करे, ना कोई दूसरा इंसान करे, ये मेरा अपना पर्सनल एरिया है ना। यदि कोई चीज यहां पर मेरे आसपास आएगी मेरे पर्सनल एरिया में, तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, मैं उस पर क्या लगाऊंगा, फोर्स। वैसे ही कोई भी जो चार्ज होता है, वो चार्ज आपको पता है दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, बल लगाता है। यदि समान प्रकृति का आवेश है, लाइक चार्जेज हैं, तो ये उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और यदि विपरीत प्रकृति का है तो ये उस पर आकर्षण बल लगाएगा। ये कॉमन बात है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। लेकिन ये आवेश यहां पड़ा है, क्या यहां कोई कहीं पे भी बहुत दूर आवेश पड़ा है ये उस पर बल लगा देगा? नहीं, हर किसी पर बल नहीं लगाएगा। इसके चारों ओर इसका एक पर्सनल एरिया है, ठीक है ना। उसमें यदि कोई चार्ज आ गया तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर बल लगाएगा। यदि ये प्लस है तो प्रतिकर्षण लगाएगा, और माइनस है तो आकर्षण बल लगाएगा। यदि धनावेश है तो उस पर यह प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ऋणावेश है तो आकर्षण लगाएगा। लेकिन लगाएगा इस पर्सनल एरिया में, इस काल्पनिक क्षेत्र में। अब ये क्षेत्र जो है, ये मान लो यहां तक है, तो यहां कोई दीवार नहीं बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि यहां कोई दीवार बनी हुई है और पता चले भाई ये इसका क्षेत्र है, ठीक है ना। ऐसी कोई दीवार नहीं है, ये काल्पनिक क्षेत्र है। ये क्या है? एक काल्पनिक क्षेत्र है, और इसी काल्पनिक क्षेत्र को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। इसी काल्पनिक क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे? विद्युत क्षेत्र। तो मैं ये कह सकता हूं, एक धनावेश या ऋणावेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, मतलब एक काल्पनिक क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अतः किसी आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि इस आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र, एक काल्पनिक क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ये नहीं कोई अन्य आवेश, क्या अनुभव करे? बल अनुभव करे, उस काल्पनिक क्षेत्र का नाम होता है विद्युत क्षेत्र। उस काल्पनिक क्षेत्र का क्या नाम है? विद्युत क्षेत्र। यदि विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई आवेश है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। यदि विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई आवेश है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। देखिए, ये अपने को दिख रहा है, ये एक आवेश है, गोला है, पर क्यू आवेश है, प्लस प्लस आवेश है। अब इसके चारों ओर कोई काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें Q0 धनावेश आ गया, तो ये गोला इसके ऊपर बाहर की ओर बल लगाएगा, ये इस धनावेश पर इधर की ओर बल लगाएगा। मतलब ये इसका काल्पनिक क्षेत्र है। ये क्या है? इसका
काल्पनिक क्षेत्र और उसी को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह विद्युत क्षेत्र की एक कॉमन सी परिभाषा हो गई। इसके बाद में देखिए, अपने देखते हैं विद्युत क्षेत्र कहाँ तेज है कहाँ कम है। यह पता चलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ये किससे पता चलता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। जैसे ये कोई आवेश है, मान लीजिए ये क्यू आवेश है। अब इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र बन गया चारों ओर। अब ये विद्युत क्षेत्र इस जगह पे तेज है कि यहां पर तेज है कि यहां पर तेज है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर ज्यादा है, ये पता लगाने के लिए हम चेक करके रखते हैं यहां 1 कूलाम धनावेश को अपने कहते हैं परीक्षण आवेश। एक कूलाम धनावेश को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, और परीक्षण आवेश क्या होता है? 1 कूलाम धनावेश, इसी को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। तो मैं 1 कूलाम धनावेश को यहां रख के देखूं, यहां रख के देखूं और यहां रख के देखूं, देखता हूं कहां बल ज्यादा लग रहा है, कहां पर ये बल ज्यादा लगा रहा है। मान लो यहां पर बल ज्यादा लगा रहा है तो मैं कहूंगा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। यहां पर बल ज्यादा लगा रहा है तो मैं कहूंगा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। और यहां पर बल लगा रहा है तो मैं कहूंगा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाने के लिए हम रखते हैं 1 कूलाम परीक्षण धनावेश। क्या रखते हैं? 1 कूलाम परीक्षण धनावेश। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 कूलाम परीक्षण धनावेश विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब इकाई धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उस बल को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1 कूलाम धनावेश हमें मिलेगा या नहीं, क्या हम कहीं से ला पाएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे पास में इकाई धनावेश नहीं है, मेरे पास में Q0 आवेश है। कितना आवेश है? Q0। तो मैंने क्या किया, यहां पर इकाई धनावेश नहीं रखा, मैंने इस जगह पर Q0 आवेश रखा। मैंने इस जगह पर कितना रखा? Q0। अब मैं Q0 से भी तीव्रता ज्ञात कर सकता हूं। कैसे? Q0 पर बल, Q0 पर बल लगा मान लीजिए F। Q0 पर बल कितना लगा? F। तो प्लस 1 कूलाम पर बल और प्लस 1 कूलाम पर बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। Q0 पर बल F लगा तो 1 कूलाम पर बल लगेगा F अपॉन Q0। इसी को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यदि विद्युत क्षेत्र में आपने Q0 आवेश रखा है तो उस पर बल लगेगा F, तो 1 कूलाम पर बल लगेगा F अपॉन Q0 और इसी को ही हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है? बिल्कुल, यह एक सदिश राशि है। क्योंकि सदिश हैं तभी मैंने ये वेक्टर लगाया है, नहीं तो मैं वेक्टर नहीं लगाता। ये सदिश राशि है। तो इसकी दिशा किधर होती है? इसकी दिशा होती है, यदि ये धनावेश है तो बताइए ये 1 कूलाम धनावेश पर बल किधर लगाएगा? अपने से दूर लगाएगा ना, अपने से दूर। तो धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है। देखिए, यदि ये धनावेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगी। यहां 1 कूलाम आवेश रखोगे तो उस पर दूर ही बल लगेगा। ठीक है, और यदि ऋणावेश है
तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल अनुभव करता है, खुद नहीं, खुद से कोई नहीं बल अनुभव करेगा, दूसरा आवेश बल अनुभव करता है, उसे कहते हैं, उस काल्पनिक क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में रखे गए इकाई परीक्षण धनावेश, इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपके पास इकाई धनावेश नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, Q0 आवेश है। Q0 पर यदि ये वाला आवेश इस Q0 पे बल F लगा रहा है, ये वाला इस Q0 पे कितना बल लगा रहा है, F, तो ये वाला इस यहां 1 कूलाम पर कितना बल लगाएगा, F अपॉन Q0, F अपॉन Q0, तो ये बल लगेगा F अपॉन में Q0। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा धनावेश से दूर होती है, ऋणावेश की ओर होती है। धनावेश पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इससे दूर होगी, और टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज ऋणावेश की ओर रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर, ऋणावेश की ओर, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब अपने देखते हैं आगे। अब देखिए ये परीक्षण धनावेश है ना, ये बहुत कम होना चाहिए, 0 से थोड़ा बहुत ही, मतलब बहुत कम होना चाहिए, 1 कूलाम ही होना चाहिए, ताकि ये विद्युत क्षेत्र को हम चेक करने के लिए रखते हैं। इस धनावेश को, इस परीक्षण धनावेश को हम विद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए रखते हैं। ये इस प्रकार का आवेश होना चाहिए ताकि यह खुद विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। भाई आपने चेक करने के लिए रखा और वो यदि प्रभावित कर दे तो बड़ा ही मामला गड़बड़ है ना। जैसे आप एक दुकान पे गए, ये दुकानदार है, ये मिठाई बेच रहा है, ये कस्टमर है, ये मिठाई खरीद रहा है, इधर तीसरा आदमी है, इससे कहा कि देखिए भाई साहब एक पीस चेक करके, मेरे तो व्रत है, ये मिठाई अच्छी है कि नहीं, और ये तो सारी खा जाए, तो बताइए फिर ये चेक करने वाला सही है कि नहीं है? नहीं है ना ये सही। तो आप इस धनावेश की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक कर रहे हो और यही इस विद्युत क्षेत्र को प्रभावित कर दे तो फिर ये चेक थोड़ी कर रहा है, ये तो गड़बड़ कर रहा है। इसलिए इसका मान इतना कम होना चाहिए, परीक्षण आवेश का मान, यह विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। मान लीजिए आपको कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आती है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, बैक करके दोबारा से सुन लीजिए बात को। ये ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट होता है कि आप किसी चीज को दोबारा से भी सुन सकते हैं, तो आप दोबारा से इसको सुन सकते हैं, है ना। कई बार कोई चीज होती है फिजिक्स में जो एक बार में समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको मैंने बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0 होती है, तो इसकी इकाई क्या आएगी? इसकी इकाई आएगी, F की इकाई न्यूटन, आवेश की इकाई कूलाम, तो इसकी मात्रक किसका आएगा? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर। ये कहां से आया? ये हम आगे पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू दूरी बराबर विद्युत विभव होता है। ये हम पढ़ेंगे, एक सामान्य संबंध आगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू दूरी बराबर विद्युत विभव होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी विभव बटे दूरी। विभव की इकाई होती है वोल्ट और दूरी की इकाई होती है मीटर। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो इकाइयां हैं, एक तो न्यूटन प्रति कूलाम और एक वोल्ट प्रति मीटर। आप इन दोनों इकाइयों को ढंग से याद रखेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। और वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होता है जूल प्रति कूलाम। ये वोल्ट क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। तो एक इकाई ये भी बन गई जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। तो इसकी इकाई ये भी बन गई जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। ये तीनों इकाइयां आपको याद रखनी है, जिसमें ये और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों को बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। ओके, इसका सीजीएस में मात्रक क्या होगा? देखिए, जो न्यूटन है वो डाइन बन जाएगा और कूलाम है वो स्टेट कूलाम बन जाएगा। कूलाम है वो स्टेट कूलाम। ये विमीय सूत्र कहां से आया? ये विमीय सूत्र आपको ज्ञात करने के लिए देखिए, आपको मैंने कल पढ़ाया है
कि बल का विमीय सूत्र होता है, देखिए E बराबर में F/Q, बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT-2। और आवेश का कल आपने पढ़ा है होता है AT, तो इसका विमीय सूत्र आ गया बल का MLT-2, MLT ऊपर जाएगा T-3 और A-1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कहां होगी? अभी मैंने बताई आपको दिशा। देखिए इसकी दिशा कहां होगी? अभी मैंने बताया विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये धनावेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा। अब आप कहेंगे क्यों होगा? क्योंकि मैंने बोला 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि मैं यहां पर +1 कूलाम आवेश रखूं तो ये इसको दूर फेंकेगा या अपनी ओर खींचेगा? दूर ही धक्का देगा। इसलिए हम कहेंगे धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, अब आगे समझिए विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, ये देखिए। देखो ये भी एक बढ़िया टॉपिक है। और देखो एक बात बताऊं मैं आपको, ये कोई आवेश है, इसने विद्युत क्षेत्र ऐसे बना रखा है। ठीक है, इसके कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। तो इस E का मतलब हुआ कि 1 कूलाम आवेश यदि आप यहां रख दो ना तो उस पर E बल लगेगा। ठीक है, इस E का मतलब है यदि यहां 1 कूलाम आवेश रख दो तो उस पर E बल लगेगा। अब मैं कहूं यहां पर 1 कूलाम नहीं है, मेरे पास तो +Q कूलाम है, तो आपने पढ़ा है E बराबर F/Q, F बराबर QE। यदि 1 कूलाम आवेश पर बल E लग रहा है तो Q कूलाम आवेश पर बल लगेगा QE। कितना लगेगा बल? QE। ये ध्यान रखो, विद्युत क्षेत्र है कहीं पर E, उस E का मतलब है 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल E है। तो Q कूलाम पर कितना बल लगेगा? Q इंटू E। चाहे तो ऐसे समझ लो और चाहे कह दो E बराबर F/Q होता है, तो F बराबर Q इंटू E होगा। मतलब यदि विद्युत क्षेत्र में आप Q आवेश रखेंगे तो उस पर लगने वाला बल Q इंटू E होगा। इस बात को आप पक्के से गांठ बांध लीजिए दिमाग में। यदि कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो उस आवेश पर लगने वाला बल Q इंटू E होगा। ठीक है, इस बल की दिशा क्या होगी? देखिए दोबारा से आप समझिए, यदि कहीं पर, इसको अब मैं थोड़ा ढंग से बता देता हूं, यदि कहीं पर विद्युत क्षेत्र है E और यहां पर आपने रखा है धनावेश और यहीं पर आपने रखा है एक ऋणावेश। अब इस बात को एकदम पक्के से दिमाग में गहरी बिठा लीजिए कि धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। धनावेश पर बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और बल होगा QE। बल क्या होगा? QE। और ऋणावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ऋणावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो आप ये ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र E में रखे हुए एक आवेश Q पर बल लगता है F बराबर QE। मतलब विद्युत क्षेत्र में Q आवेश कितना बल अनुभव करता है? QE बल का अनुभव करता है। यदि आवेश धनात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और यदि ऋणात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ठीक है, धनावेश है तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश है तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये बात हमें ध्यान रखनी है।
अब यदि आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है कि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यों माना, क्या सीधा रटना है क्या? नहीं। यदि यहां विद्युत क्षेत्र का मतलब है 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र का मतलब है 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, ये विद्युत क्षेत्र कहीं धनावेश से ही तो आ रहा होगा और कहीं ऋणावेश की ओर जा रहा होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो प्लस से उत्पन्न होता है, माइनस की ओर जाता है। तो ये बताइए 1 कूलाम आवेश रखोगे तो ये उसको अपने से दूर फेंकेगा ना, 1 कूलाम धनावेश को, 1 कूलाम ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा। यदि यहां 1 कूलाम धनावेश रख दूं तो ये उसको अपने से दूर फेंकेगा, फेंकेगा या नहीं? और ऋणावेश रख दूं तो उसको अपनी ओर खींचेगा। यही कारण है कि बीच में यदि आप कोई भी Q कूलाम धनावेश रखोगे तो उस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश रखते हो तो बल लगता है विपरीत दिशा में। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। मतलब ये विद्युत क्षेत्र है, धनावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं यहीं पर आपको, इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन अपने करते हैं। एक विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत क्षेत्र ई में एक m द्रव्यमान व प्लस q कूलाम का एक कण स्थित है, तो कण पर बल व त्वरण ज्ञात कीजिए। कण पर बल ज्ञात कीजिए और त्वरण ज्ञात कीजिए। और d सेमी व d मीटर दूर एक दीवार से कितने समय में टकरा जाएगा? d मीटर दूर एक दीवार से कितने समय में टकरा जाएगा, ये अपने को देखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, मान लीजिए कहीं पर विद्युत क्षेत्र है ई ऐसे, और यहां पर एक कण पड़ा है, इस कण का द्रव्यमान है m, आवेश है q। ठीक है, और यहां पर एक दीवार है, इस दीवार से इसकी दूरी है d, और आपसे पूछा गया है कि कितने समय में ये इस दीवार से टकरा जाएगा, कितने समय में ये इस दीवार से टकरा जाएगा, ये बात आपसे पूछी है। तो सबसे पहले तो आप इसमें फाइंड कीजिए इस पर बल कितना लगेगा। तो बल लगेगा Q इंटू ई, ये अभी हमने पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र में धनावेश पर लगने वाला बल होता है Q इंटू ई। क्लियर? बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इधर लगेगा बल। अब नेक्स्ट बात है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पर त्वरण क्या होगा? त्वरण, तो देखिए त्वरण बराबर होगा QE बटे m, क्योंकि आपने पढ़ा है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में, समीकरण नहीं बोल रहा, नियम बोल रहा हूं, द्वितीय नियम में पढ़ा है त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान होता है। तो इस कण का त्वरण हो जाएगा QE बटे m। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये d मीटर दूर दीवार है, उससे कितने समय में टकरा जाएगा, कितने समय में टकरा जाएगा। आपको d दिया हुआ है, आपको d दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट देखिए इसका, आपको d पता है, आपको त्वरण भी पता है ना।
ये कण शुरू में स्थिर पड़ा था तो प्रारंभिक वेग भी पता है, प्रारंभिक वेग 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है? 0, क्योंकि कण भाग नहीं रहा था, शुरू में पड़ा था। भागा तो तब जब इसने बल लगाया, बल लगाने से पहले अपनी जगह पे आराम से स्थिर पड़ा था, तो प्रारंभिक वेग 0। आपको ज्ञात करना है कितने समय में टकरा जाएगा, यानी आपको समय ज्ञात करना है। प्रॉब्लम है कैसे निकालें, तो इस तरह के प्रश्नों में जहां पर त्वरण आ जाए वहां पर आपको समय, दूरियां कुछ निकालना हो तो न्यूटन की गति की 3 समीकरणें हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। v बराबर u प्लस at, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। और तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। s दूरी है जो यहां d बताई गई है, तो आप ये बताइए कौन सी समीकरण है जिससे आपका काम चल जाएगा। पहली समीकरण में टाइम है लेकिन अंतिम वेग वाला चक्कर है, अंतिम वेग आपके पास में नहीं है, तो ये पहली समीकरण आपके किसी काम की नहीं रही इस प्रश्न को सोल्व करने में। दूसरी समीकरण में s है, विस्थापन आपके पास है, प्रारंभिक वेग है, a है, t ज्ञात करना है। आप इस समीकरण से इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो s की जगह ले लो d, ut की जगह पे ले लो 0 इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह पर ले लो QE बटे m इंटू में टी स्क्वायर, ठीक है। तो t कितना निकलेगा? t बराबर निकलेगा, देखिए ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब आप इसको सोल्व कीजिए, 2m को d से मल्टीप्लाई कीजिए, 2md अपॉन में 2e, क्योंकि ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे, ये इधर अपॉन में जाएंगे, ये t का स्क्वायर हटेगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा। इस तरह से आप यहां से यहां तक जाने का टाइम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसके आधार पर ऐसा प्रश्न आप कर सकते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, पॉज करके भले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक और ऐसा ही प्रश्न आपको मैं बताता हूं। मैं इसमें थ्योरी नहीं लिख रहा क्योंकि समय खराब हो रहा है ना। उपरोक्त प्रश्न में, उपरोक्त चित्र में तेल की बूंद संतुलन में है। यदि बूंद का द्रव्यमान m है तो बूंद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने पास में ये तेल की बूंद है, ठीक है, अपने पास में तेल की बूंद है, विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर लग रहा है E, इस बूंद का द्रव्यमान है m और ये बूंद संतुलन में है। संतुलन में है का मतलब ना तो ये नीचे गिर रही है ना ही ये ऊपर जा रही है। अब हिसाब से तो इसको नीचे गिरना चाहिए, नीचे mg लग रहा है, mg लग रहा है, इसको नीचे गिरना चाहिए। गिरना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रही। तो क्यों नहीं गिर रही है? शायद इस बूंद पे कुछ आवेश है, इस बूंद पर क्या है, कुछ आवेश है, और उस आवेश की वजह से इस बूंद पर ऊपर की ओर बल लग रहा है Q इंटू ई। और ऊपर की ओर बल कब लगेगा? विद्युत क्षेत्र नीचे है, ऊपर बल कब लगेगा? जब इस पे ऋणावेश है। भाई इस पे धनावेश होता तो बल नीचे ही लगता, शायद इस पे ऋणावेश है तभी तो बल ऊपर लग रहा है। और ऋणावेश आए कहां से? इलेक्ट्रॉनों से। आए कहां से?
इलेक्ट्रॉनों से, और वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं वही हमें ज्ञात करने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही हमें ज्ञात करनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए हमें पता है इस बूंद में संतुलन के समय QE बराबर mg हो गया। इस प्रश्न में E आपको दिया है, E आपको दिया है, M आपको दिया है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि इलेक्ट्रॉन n है तो आवेश कितना है, n इंटू सॉरी यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E है तो Q बराबर n ही, हमें तो n ही फाइंड करना है, हमें तो n ही फाइंड करना है। तो हम Q की जगह लगा देते हैं Ne इंटू E बराबर में mg, तो n बराबर आ जाएगा mg अपॉन में E। ये आ गई इस तेल की बूंद पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें पूरी थ्योरी में ये प्रश्न लिखा आता है, तो आता है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में एक बूंद विद्युत क्षेत्र E में संतुलन की स्थिति में है। यदि बूंद का द्रव्यमान m है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, वह विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, तो बताइए बूंद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जिसके जरिए आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ये क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, ऐसा ये क्वेश्चन हम और करेंगे। देखिए ये कहा है क्वेश्चन में, एक दीवार है, ये क्या है, एक दीवार, इस दीवार की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इधर E। क्यों उत्पन्न हो रहा है, इस दीवार शायद ये किसी धातु की बनी हुई होगी, इस पे Q आवेश होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है इधर, ठीक है। एक m द्रव्यमान का पेंडुलम इससे लटका हुआ है, ऐसे कैसे लटका हुआ है, टेढ़ा, मैं बताऊंगा क्यों है ये टेढ़ा लटका हुआ है, और ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर संतुलन में है, इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है। तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात कीजिए, देखिए दोबारा सुनिए, इस चालक दीवार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और ये एक पेंडुलम लटका हुआ है, इसका द्रव्यमान पेंडुलम का द्रव्यमान स्मॉल m है, वह संतुलन में की स्थिति में दीवार से थीटा कोण बना रहा है। दीवार से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो याद कीजिए पहले तो थीटा ही याद कीजिए, थीटा का मान सूत्र के रूप में क्या होगा, दूसरा रस्सी में तनाव, क्या ज्ञात कीजिए, इस डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा इस चित्र को मैं बड़ा करके ढंग से बना देता हूं दोबारा से। देखिए ये दीवार है, इस दीवार पे धनावेश है और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ये एक पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। इस पेंडुलम पर आवेश Q है, ये और बताना है। पेंडुलम का द्रव्यमान m है, यहाँ ये और लिख देना, वह आवेश Q है, ये संतुलन की स्थिति में है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको पता है
एक बल तो लगेगा नीचे की ओर mg, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर लगेगा mg, ये तो लगना ही लगना है। सिर्फ mg होता तो ये शायद पेंडुलम ऐसे लटका हुआ रहता इस दीवार से, ये दीवार है ऐसे रहता बिल्कुल, है ना। mg है तो सिर्फ नीचे की ओर लटका के रखता, इधर टेढ़ा क्यों हो गया? ये टेढ़ा इसलिए हो गया क्योंकि E वाला जो है वो इसको इधर की ओर बल लगवा रहा है, ये E विद्युत क्षेत्र इस पर इधर बल लगा रहा है। अब QE तो कह रहा है बिल्कुल दूर चला जा, मतलब ये QE क्या कह रहा है? QE तो कह रहा है इस पेंडुलम है तो इसको कह रहा है बिल्कुल ऊपर चला जा, और mg कह रहा है एकदम नीचे रहे। तो दोनों की वजह से ये थीटा कोण पर संतुलन में आ गया। कितने कोण पर? थीटा कोण पर संतुलन में आ गया। अब परिणामी बल लगेगा इन दोनों का यहां, जितना यह परिणामी बल लगेगा उतना का उतना ही इस डोरी में तनाव होगा, जितना ये परिणामी बल लगेगा उतना का उतना इस डोरी में क्या होगा? तनाव होगा। क्लियर? अब आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है, संगत कोण है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, एकांतर कोण है, ऐसे देखिए है या नहीं है। तो आपने सदिश के अंदर एक चीज पढ़ी है, ध्यान देना, कोई भी सदिश है, यदि सदिश है ऐसे टी, एक्स अक्ष से थीटा कोण पर है और वाई अक्ष से ऐसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस सदिश के आप दो घटक बना सकते हैं, इस सदिश के दो घटक बना सकते हैं, मतलब दो टुकड़े अलग अलग काम करेंगे। टी का एक हिस्सा इधर काम करेगा और टी का एक हिस्सा इधर काम करेगा। तो जो थीटा के साथ वाला हिस्सा होता है वो हम सदिश में पढ़ेंगे, कोस में होता है टी कोस थीटा, और दूसरे वाला होता है साइन में टी साइन थीटा। क्लियर? तो इस टी जो ये आपको जो टी दिखाया है, इस ये टी इधर है, इसका ये घटक भी क्या होगा? इस टी का ये घटक होगा टी कोस थीटा, और ये वाला घटक होगा टी साइन थीटा। क्लियर? ये टी है तो इस टी का ये घटक क्या होगा? टी कोस थीटा, और ये घटक क्या होगा? टी साइन थीटा। तो ध्यान रखिए टी कोस थीटा तो संतुलित कर जाएगा mg को, टी कोस थीटा किसको संतुलित करेगा? mg को। संतुलित का मतलब जब ऊपर का बल, नीचे का बल, बाएं का बल, दाएं का बल बराबर हो जाते हैं, इधर का बराबर हो जाएगा, तो ना इधर भागेगा ना इधर भागेगा, इधर का बराबर हो गया तो ना ऊपर भागेगा ना नीचे भागेगा, तो ये थीटा कोण पर ऐसे टेढ़ा संतुलन में रहेगा। संतुलन तभी होता है जब बल एक दूसरे को संतुलित कर दें, है ना। तो टी कोस थीटा mg के बराबर हो गया और टी साइन थीटा QE के बराबर हो गया, टी साइन थीटा QE के बराबर हो गया। अब आप इसमें इसका भाग लगा दीजिए, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा, इसको कह दीजिए एक और इसको कह दीजिए दो, ये दो ऊपर पहले कैसे आ गई? आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें इसका भाग लगाएंगे, टी साइन थीटा बटे टी कोस थीटा बराबर QE बटे mg, टी से टी क्या हो गया? कैंसिल, तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर QE बटे mg, तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स QE अपॉन mg। ठीक है, इस प्रकार से आपने ज्ञात कर लिया है कोण थीटा, थीटा ज्ञात कर लिया। अब थोड़ी जगह कम है अपने पास में, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? अब तनाव। क्या ज्ञात करेंगे? तनाव। तो तनाव ज्ञात करने का क्या तरीका है? इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। ये इतना इतना तो हो गया अपना एक पार्ट। समीकरण एक और दो का वर्ग करके जोड़ दो। पेपर में दोनों इकट्ठे नहीं पूछेंगे, एक ही चीज पूछी जाएगी, दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर
mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर, यही होगा। अब टी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर आएगा mg का स्क्वायर प्लस ये स्मॉल क्यू ही है, स्मॉल क्यू ही रखना, ये गलती से बड़ा कैपिटल आ गया है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट इस प्रकार से आप t भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र पे आपके इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, न्यूमेरिकल जो मैंने आपको 2-4 करवाए हैं। बाकी आपको सीट की जो एक्सरसाइज दी है उसके अंदर आपको काफी क्वेश्चंस इस प्रकार के मिल जाएंगे। आगे अपने चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि दो समान प्रकृति के आवेश Q1 और Q2 हैं, वो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। देखिए ये समान प्रकृति के हैं, ये रहा Q1, ये रहा Q2, और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। क्लियर? तो कह रहे हैं तो Q1 से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। वो बिंदु ज्ञात कीजिए इस Q1 से जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो देखिए तीव्रता 0 आ गई और ये सूत्र आ गया उसका, लेकिन ये आया कहां से, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ये कहां से आया। देखिए ये है Q1 और ये है Q2, दोनों ही प्लस है, दोनों ही क्या है, प्लस है। अब कह रहे हैं उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। 0 का मतलब इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएं, बराबर और विपरीत हो जाएं, बराबर और विपरीत हो जाएं। इससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक यहां पे आपको बताना चाहूंगा। Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक फॉर्मूला आएगा, क्योंकि उसी से ये चीज समझ में आएगी आपके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये Q आवेश है, Q बिंदु आवेश, मान लीजिए ये Q आवेश है, इसके कारण मुझे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो R दूरी पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं यहां 1 कूलाम आवेश रख दूंगा। 1 कूलाम है तो 1 कूलाम रख दूंगा, Q है तो Q कूलाम रख दूंगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस 1 कूलाम पर लगने वाला बल के बराबर। इस 1 कूलाम पर लगने वाले बल के बराबर। देखिए क्या है, अब इस पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से होगा कि Q1 Q2 बटे R², ये हमें पता है। अब Q1 होता है पहला आवेश, Q2 होता है दूसरा आवेश। पहला आवेश तो है Q, ये रहा Q, ये वाला ये पहला आवेश। ठीक है, और दूसरा आवेश है 1 कूलाम, बटे में हो गया R²। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बल के बराबर होगी और वो होगी KQ बटा R²। आप ये ध्यान रखना कि बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बटे R² होती है। क्लियर? बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बटा R² होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और यदि ये धनावेश है तो यहां विद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा, ऋणावेश है तो इसकी ओर होगा, ये हम बार बार पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है कि Q बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा जो मैंने अभी ये करवाया है पॉइंट, हालांकि आगे आएगा ये। देखिए अब इन दोनों के बीच की वास्तव में दूरी कितनी है, R है। ठीक है, और कह रहे हैं वो बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर दोनों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए। 0 तभी होगी
जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर और विपरीत होगी। मान लीजिए वो बिंदु डी दूरी पे है यहां, इसके कारण विद्युत क्षेत्र यहां इधर होगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। ये दूरी कितनी है, मान लीजिए डी है, सॉरी, और इस डी को ही हमें ज्ञात करना है। ये दूरी डी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है इसकी वजह से, इसकी तीव्रता इधर E1 और इसकी तीव्रता इधर E2, ये दोनों बराबर और विपरीत होगी। तो आप ये कहेंगे इस बिंदु पर E1 बराबर E2 होगी, तभी तो परिणामी तीव्रता शून्य आएगी। जब इसकी तीव्रता और इसकी तीव्रता बराबर हो जाएगी तभी परिणामी तीव्रता शून्य आएगी। और प्लस Q1 के कारण यहां तीव्रता होगी KQ बटे Q नहीं Q1 बटे, ये दूरी है D, अभी हमने निकाली है। R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ बटा R², अभी निकाली है हमने। R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ बटा R², तो D दूरी पर क्या होगी KQ बटा D², KQ1 बटा D²। इसके कारण यहां क्या होगी KQ2 बटे, ये दूरी D नहीं है, ये दूरी है R माइनस डी। R में से इस D को हटा दो, ये दूरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी R माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए K से K कैंसिल हो गया और मुझे तो D ज्ञात करना है, मुझे तो क्या ज्ञात करना है D। तो देखिए इसको इधर ले जाऊं, R माइनस डी अपॉन में D इज इक्वल टू Q2 बटे Q1, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है ना, ये इधर ले आया, ये इधर स्क्वायर हटा दूं तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा R माइनस डी अपॉन में D इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बटे अंडर रूट 1। मुझे क्या ज्ञात करना है D, तो D कैसे ज्ञात करूंगा, देखिए वज्र गुणा करते हैं, अंडर रूट Q2 इंटू डी बराबर R इंटू अंडर रूट Q1 माइनस R नहीं है यहाँ पे D इंटू अंडर रूट 1। कुछ नहीं किया मैंने, वज्र गुणा किया है, R को इससे कर दिया, इसको इस D से कर दिया और इन दोनों का कर दिया। ऐसे आप छोटी क्लासों में ही पढ़ चुके हो। अब देखिए D को एक साइड ले आते हैं, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट Q1D प्लस अंडर रूट Q2D बराबर में R अंडर रूट Q1। बोलो यही है। D को आप कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 बराबर अंडर रूट Q1 इंटू R। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट Q1 बटे अंडर रूट Q1 बटे अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू में R। ये हमारा फॉर्मूला, ये यहां से आया, ये वाला जो निकाला है। इस प्रकार से आप R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो, कोई इसमें समस्या नहीं है, ठीक है। ये सूत्र एग्जाम में सीधा भी आ जाए तो सीधा तो आप रटने में दिक्कत आएगी, इससे बढ़िया ये है कि आप थोड़ा सा हल्का सा डेरिवेशन आता हो, तो फिजिक्स में टाइम मिलता है, नॉलेज नहीं होता क्वेश्चन करने का, बस वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से सीखना है। सेम यही चीज आगे हम पढ़ेंगे, टाइम देखते हैं पहले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस बार आपके पास में है ये आवेश, इस बार कैसे हैं, बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश है Q1 और Q2। इस बार कैसे हैं, ये विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो आप इसको भी कर सकते हैं,
ये बोला है यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर हैं, समझिए Q1 और Q2 हैं r दूरी पर, ये है प्लस Q1, लाइन को थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, ये है माइनस Q2, ये r दूरी पर है। यदि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, Q1 ज्यादा है Q2 कम है, तो बताइए किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो सोचिए कहीं बीच में हो सकता है क्या वो बिंदु, बीच में, यदि बीच में मैं कहीं बिंदु लूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य वही होती है जहां दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र बराबर और विपरीत हो, जहां दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र बराबर और विपरीत हो। तो प्लस Q1 की वजह से तो इससे दूर होगा और माइनस Q2 की वजह से इससे इसके पास होगा। तो बताइए क्या विपरीत बन रहा है क्या बीच में कहीं? आप इस लाइन के बीच बीच में कहीं पे भी, यहां 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 कहीं भी ले लो, बराबर विपरीत नहीं आएगा। विपरीत क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लस की वजह से इससे दूर है, T1 इससे दूर है, और माइनस की वजह से इसकी ओर है। तो विद्युत क्षेत्र विपरीत नहीं हो रहा, विपरीत नहीं होगा तो परिणामी जीरो नहीं होगा, इसलिए वो बिंदु बीच में तो कहीं पे आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या यहां आ सकता है, इसको मैं थोड़ा दोबारा बनाते हैं। क्या यहां आ सकता है वो बिंदु? देखते हैं यहां आ सकता है कि नहीं। सोचिए प्लस Q1 की वजह से इससे दूर होगा और माइनस की वजह से इसकी ओर होगा। यहां आ सकता है लेकिन यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिर्फ विपरीत ही नहीं चाहिए, हमें बराबर भी चाहिए। सिर्फ विपरीत ही नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? बराबर भी चाहिए। और आपने पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है KQ बटा R स्क्वायर। जिस बिंदु की दूरी कम होगी वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जिस बिंदु की दूरी ज्यादा होगी वहां विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो सोचिए ये Q1 आवेश पहले से ही ज्यादा है, ये Q ज्यादा है और दूरी और कम है। आप इधर कहीं भी बिंदु ले लीजिए Q1 के तो पास ही होगा, तो आवेश भी ज्यादा दूरी भी कम, तो E1 हमेशा ही ज्यादा ही होगा इधर। और Q2 पहले से ही कम है, ये देखो Q2 पहले से ही कम है, Q2 पहले से ही कम है और दूरी ज्यादा है, तो E2 हमेशा ही कम ही होगा इधर की ओर। समझ में आया कि आप यदि इसके बाईं ओर लें तो बाईं ओर आप कोई भी पोजीशन ले लीजिए, E1 हमेशा ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि Q1 तो हमेशा ज्यादा है ही है, ये दूरी और कम है जिसकी वजह से E1 हमेशा ही क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए हमें बाईं साइड में ये बिंदु नहीं लेना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो ये दो आदमी हैं, ये खाने में बहुत तगड़ा है और ये खाने में बहुत, आप कहोगे सर आप हर एग्जाम्पल खाने से ले रहे हो, थोड़ा जल्दी समझ में आता है, पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है सबको, तो खाने वाली बात जल्दी समझ में आती है। ये आदमी खाने में बहुत तगड़ा है, ये थोड़ा कमजोर है। मैंने एक फ्रूट की टोकरी रख दी बीच में, मैंने कहा बराबर बराबर खाना, तो कॉमन सी बात है कि बराबर नहीं खाएगा, ये ज्यादा खा लेगा, ये कम। तो हमेशा ध्यान रखना, मुझे बराबर बराबर यदि खिलाना है तो कम वाले के थोड़े पास में रखो ताकि ये जल्दी जल्दी खा पाए, इससे थोड़ा दूर रखो, ये वैसे ही खाने में तेज है। तो ज्यादा से दूर ही रखना है और कम के पास रखना है, यही आवेश का सिद्धांत है। ज्यादा के पास लोगे तो ऑलरेडी E1 ज्यादा ही रहेगा, और कम के पास रखोगे तो हो सकता है ये बढ़ जाए और इसको संतुलित कर दे। तो आवेश ज्यादा उसकी दूरी दूरी भी ज्यादा रखनी चाहिए, और जो आवेश कम उसकी दूरी भी कम। तो ये बिंदु आपका आएगा यहां पर। मान लीजिए यहां पर मैं वो बिंदु देखूं तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर होगा, धनावेश की वजह से तो दूर ही होता है और ऋणावेश के पास होता है ना, इसकी वजह से दूर, इसकी वजह से पास, और दोनों ने यदि संतुलन कर लिया तो परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी r है और कह रहे हैं उस बिंदु की दूरी Q1 से, तो Q1 से उस बिंदु की दूरी आ गई है d। कितनी आ गई है? d। ये d ज्ञात करनी है। T1 ले लेना KQ1 अपॉन में d स्क्वायर, और E2 ले लेना KQ2 अपॉन में
डी माइनस आर का स्क्वायर। ये कैसे लिया? Q1 की इस बिंदु से दूरी d है जो हमें ज्ञात करनी है, और Q2 से ये दूरी क्या होगी? d में से r को माइनस करो तो ये दूरी आपको मिलेगी, तो r d माइनस आर होगी। समझ में आया? इस Q2 से दूरी क्या होगी? ये d माइनस आर। k से k कैंसिल, वही कहानी सारी की सारी। d माइनस आर अपॉन में d इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1। फटाफट कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, d अंडर रूट Q1 माइनस आर अंडर रूट Q1 बराबर d अंडर रूट Q2। ठीक है, अब क्या करो, r अंडर रूट Q1 को इधर रखिए, d को इधर लाइए, d अंडर रूट Q1 माइनस d अंडर रूट Q2। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा? d इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन में अंडर रूट Q1 माइनस अंडर रूट। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, यहाँ प्लस 9 कूलाम चार्ज है, यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज है, ताकि अंडर रूट आसानी से अंडर 9 का बन जाए, 1 का बन जाए। ऐसा भी आपके सामने आ सकता है क्वेश्चन, और आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। शायद वीडियो 1 घंटे से ऊपर निकल गया है, तो ज़्यादा लंबे वीडियो में आपको भी देखने में समस्या आती है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने कल करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं, अच्छी मेहनत कीजिए, एग्जाम में सफल होइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और किसी भी प्रकार की डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं।